ये स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट टॉपिक हमने जो स्टडी किया था वो था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में हमने ये देखा कि किस तरह से हम दो चार्जेस के बीच में जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होंगे, दैट इज आर, तो वो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, उनके बीच में क्या इंटरेक्शंस रहेंगे, उनके बारे में डिस्कशन किया था। और उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि ये जो फोर्स होगा ये मीडियम की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा। और मीडियम की जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने बोला था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसी के बेसिस पर हमने एक कैलकुलेशन और की थी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी ये बताएगा कि दो चार्जेस जिनके बीच में कुछ फोर्स काम कर रहा था फ्री स्पेस में, लेकिन जैसे ही हमने मीडियम को इंट्रोड्यूस किया दोनों चार्जेस के बीच में, तो उस केस में फोर्स की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो जाती है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये सारे डिस्कशन हमने कर लिए थे। अच्छा, अभी तक हमने कूलोम्स लॉ को सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिखा था, जबकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसको किस में रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमें उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अब स्टडी करते हैं कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, वेक्टर फॉर्म में लिखने का एक तो बड़ा सिंपल मेथड है, पहले वो सिंपल मेथड देख लीजिए, फिर मैं आपको पोजीशन वेक्टर की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात, ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, विच इज हैविंग प्लस q1 चार्ज एंड अनदर पॉइंट चार्ज विच इज हैविंग अ चार्ज ऑफ q2। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ऑन द लाइन joining the centers of these 2 point charges। इन 2 point चार्जेस की जो लाइन ज्वाइन होगी उस पर ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम r से लिख रहे हैं। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, अब पहले फोर्सेस का नाम लिखते हैं। फोर्सेस का नाम कैसे लिखेंगे, देखिए, जो चार्ज है q1 वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, 1, और ये फोर्स कौन लगा रहा है, तो आंसर है q2। तो q2 चार्ज q1 को रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो F12 का सीधा सा मतलब ये होगा कि फोर्स 1 पर लग रहा है, और लगाने वाला कौन है, लगाने वाला है सेकंड चार्ज q2, और ये इस डायरेक्शन में, तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया F12। अच्छा, अब q2 चार्ज पर भी एक फोर्स काम कर रहा है, q2 चार्ज पर भी एक फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स का नाम कैसे लिखा जाएगा, तो इस फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F21 से, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये भी वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा। सो दिस इज द फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज, और ये सेकंड चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में कौन लगा रहा है, तो आंसर ये फर्स्ट चार्ज लगा रहा होगा, तो इसलिए लिखा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखिए, अगर फोर्स इधर से इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, R12, फ्रॉम 1 to 2। और अगर फोर्स, ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में 1 से 2 है या 2 से 1 है, और अगर फोर्स इस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है और लगाने वाला कौन है, 2, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन को लिखने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे, R21, फ्रॉम 2 to 1, सेकंड से फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है। देखिए, फोर्स जो है ना उसमें हमने F12 लिखा है, लेकिन जब डायरेक्शन बताएंगे तो डायरेक्शन कहां से बताएंगे, फ्रॉम 2 to 1। फोर्स सेकंड से फर्स्ट की तरफ लग रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में बताने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि 2 से 1 की तरफ लग रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर काम आएगा F12 के साथ, और ये वाला, सॉरी, यूनिट वेक्टर काम आएगा F12 के साथ, और ये वाला यूनिट वेक्टर काम आएगा F21 के साथ। तो अभी जो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, अभी जो हम इसको लिख रहे हैं वो किस फॉर्म में लिख रहे हैं, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। देखिए, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के q1 q2 अपॉन R12, और इसका क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। देखिए, इसको R12 नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे R21, क्योंकि फोर्स लग रहा है 1 पे, और कहां से लग रहा है, 2 से 1 की तरफ, तो 2 से 1 की तरफ लिख रहा है, तो इसको लिखेंगे R21। तो ये याद रखना, F12 वाले में R21 लिखा जाएगा, और यहां पर हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को लिखेंगे R21, मतलब फोर्स 2 से 1 की तरफ लग रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं F12 वेक्टर के q1 q2 डिवाइड बाय R12,
या आप इसको r भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लिखना है वो सेम रहेगा, r12 लिख दीजिए, फिर इसका स्क्वायर करेंगे एंड यूनिट वेक्टर विल बी r12 यूनिट वेक्टर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होगा और ये फोर्स है ऑन 2 ड्यू टू 1। दोबारा से सुन लीजिए क्या किया हमने इसमें। सबसे पहली बात हम लिख रहे थे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस पर फोर्स काम कर रहा है किसके कारण से, सेकंड चार्ज के कारण से। तो हम लिखेंगे k q1 q2 अपॉन r21। 21 लिखने का मतलब है कि फोर्स 2 से 1 की तरफ है, और यहाँ पर हमने इसको यूनिट वेक्टर लिख दिया r21। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम 2 to 1। अब हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन द चार्ज सेकंड ड्यू टू 1। इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, F21, और कौन लगा रहा है, ये फोर्स 1 लगा रहा है। तो इस केस में यहाँ लिखेंगे k q1 q2 अपॉन r12 और इसका स्क्वायर करेंगे, और डायरेक्शन क्या बताएंगे, फोर्स इज फ्रॉम 1 to 2। फोर्स काम कर रहा है फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ, मतलब कि इस डायरेक्शन में। तो इसको हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। ओके, अब इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है कि दोनों फोर्सेज में जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये फोर्स काम कर रहा है 2 से 1 की तरफ, ये फोर्स काम कर रहा है 1 से 2 की तरफ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से ये लिख सकते हैं दैट फोर्स 1-2 इज इक्वल टू फोर्स 2-1 बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन 2 से 1 है, इसकी डायरेक्शन 1 से 2 है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके ये लिख सकते हैं दैट इफ 1-2 फोर्स इज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, देन दिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। तो दोनों में से एक को पॉजिटिव लिख देंगे, एक को नेगेटिव लिख देंगे, जो डायरेक्शन को बताएगा। तो ये हमने लिखा यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। तो कूलॉम्स लॉ को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर कि पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले चार्जेस की पोजीशन बताएंगे फ्रॉम द ओरिजिन। इसके लिए देखिए हम लोग डायग्राम यूज करते हैं दिस वन। इसमें आपको इसकी पोजीशंस के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि पहला चार्ज कहां पर है और दूसरा चार्ज कहां पर है। दिस इज ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर यहां से बताया जाता है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट चार्ज है, जिसको हम लोग किससे लिख रहे हैं, Q1 से लिख रहे हैं। दिस इज द चार्ज Q1, और ये Q1 चार्ज अभी जिस भी पोजीशन पर पड़ा है उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम लोग लिखेंगे R1 पोजीशन वेक्टर। R1 पोजीशन वेक्टर ये इसकी पोजीशन को बताएगा। तो R1 पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या बताता है, X1 Y1 इसकी पोजीशन ही तो बताएगा। ग्राफ के अंदर क्या बताएगा कि ये X एक्सिस पर कितना आगे है और Y एक्सिस पर कितना ऊपर है। So this is the position vector which will give the position of the charge Q1 and another charge Q2। ये दूसरा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है Q2, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2 वेक्टर। सो हियर, अच्छा इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे OA वेक्टर। OA वेक्टर किसके बराबर होगा, R1 वेक्टर के बराबर होगा, एंड दिस इज द position vector. This is the position vector of Q1 and OB vector, O से B की तरफ position vector R2 and it will give the position of, this is the position vector of Q2। R1 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है, R2 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है Q2 का। अच्छा, अब ये दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर इन दोनों का नेचर सेम है, दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं जिस पर ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में अगर रिपेल करेगा तो इस फोर्स का नाम बताएंगे। इस फोर्स का नाम क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया। फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे। लगाने वाला कौन है, ये सेकंड चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। कौन लगा रहा है, Q1 चार्ज लगा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में रिपल्शन फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपल्शन फोर्स लगाएगा।
तो इस फोर्स का नाम लिखेंगे F12 वेक्टर। फोर्स ऑन वन, फर्स्ट पर फोर्स लग रहा है चार्ज वन पर, और कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये डिस्टेंस भी तो आपको बतानी पड़ेगी कि चार्जेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो जब आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन हमने बता दी, ये R1 की डायरेक्शन है, ये R2 की डायरेक्शन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर सम रूल लगा सकते हैं, ट्राइंगल लो। एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है, आपको इसका रिजल्टेंट बताना है। तो रिजल्टेंट बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2 to 1। अगर 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे फाइनल पोजीशन इज R1 and initial position is R2. So this is the value of R21. अगर हमें ये बताना है कि फोर्स 2 से 1 की तरफ लग रहा है तो हम इस डायरेक्शन में इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे और तब हम इसको लिखेंगे R21 वेक्टर एंड it can be written as R1 vector minus R2 vector. R1 is the final position. 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो 1 फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो R21 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 वेक्टर। और इसी तरह से आप इसको R12 वेक्टर भी लिख सकते हैं। R12 वेक्टर का मतलब क्या है, जब हम ये बताएंगे कि फोर्स 1 से 2 की तरफ लग रहा है, 1 से 2 की तरफ लग रहा है, वो किस पे लग रहा है, Q2 चार्ज पे लग रहा है, इस डायरेक्शन में F21। तो फोर्स जब 1 से 2 की तरफ होगा तब हम डिस्टेंस चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ मेजर करेंगे, तब हम लिखेंगे फाइनल पोजीशन इज R2 एंड इनिशियल पोजीशन इज R1। तो R21 को लिखा जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R12 को लिखा जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्सेस की, फिर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे फोर्स के फॉर्मूला में। नाउ आई विल राइट फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फोर्स ऑन 2, सेकेंड चार्ज पे फोर्स काम कर रहा है, किसके थ्रू, 1 के थ्रू। तो फर्स्ट चार्ज सेकेंड पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, नाउ आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ Q1 Q2 एंड यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं R12। फोर्स कहां से कहां काम करेगा, 1 से 2 की तरफ, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन लिखेंगे R12 और वेक्टर लिखेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर R12 फोर्स इज टूवर्ड्स द 2 फ्रॉम 1 से 2 की तरफ फोर्स काम कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे R12। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यूनिट वेक्टर, ये 11th क्लास में स्टडी किया हमने, दैट फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई यूनिट वेक्टर है, दिस वन ए कैप, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिख देते हैं, मॉड लिख देते हैं, दो पैरेलल लाइंस बना देंगे इसके दोनों तरफ, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो अभी इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। तो इस यूनिट वेक्टर की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। F21 is equal to K Q1 Q2 divide by magnitude of R12 स्क्वायर। इसकी जगह पर देखिए फॉर्मूला लगाना है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे R12 पोजीशन वेक्टर, ओके, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को पुट करना है, देखो अच्छा ये कितना हो जाएगा, R12 स्क्वायर एंड R12, so this will be R12 cube. Next statement will be F21 vector is equal to K
Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा क्यूब, ये स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में एक और आ गया तो हमने इसको क्यूब लिख दिया, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये हमने कूलॉम्स लॉ को लिख दिया पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। अब इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं। R12 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, R2 माइनस R1। तो जहां जहां पर R12 लिखा हुआ है उस जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, R2 माइनस R1। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका क्या कर देंगे क्यूब, मल्टीप्लाई बाय R12 की जगह पर फिर से क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो दिस इज द कूलॉम्स लॉ इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ये कूलॉम्स लॉ लिख दी हमने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। अब F21 की वैल्यू आपने ये निकाली है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, F12 की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब आपको पूरी कैलकुलेशन F12 के लिए करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसमें लिखेंगे सिमिलरली। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। सिमिलरली द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, 1 पे फोर्स काम कर रहा है तो क्या लिखेंगे F1, और किसके थ्रू कर रहा है, 2 के थ्रू, तो क्या लिखेंगे F12। तो फोर्स लग रहा है फर्स्ट चार्ज पे, लगाने वाला कौन है, सेकंड। तो इसको पूरा ऐसा सिंप्लीफाई करके दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें R2 माइनस R1 की जगह R1 माइनस R2 कर देंगे, क्योंकि फोर्स कहां से काम करेगा, फोर्स काम करेगा 2 से 1 की तरफ। तो 2 से 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, R1 माइनस R2। सो दिस विल बी K Q1 Q2 डिवाइड बाय R1 माइनस, नॉट R1, इसमें हम लोग लिखेंगे R1 माइनस R2 एंड क्यूब ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहां पर हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इसका कंपैरिजन करना है। इसका कंपैरिजन ये है कि इन दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। वो डायरेक्शन अपोजिट किससे पता लग रहा है, इससे R2 माइनस R1 है, और यहां पर लिखा हुआ है R1 माइनस R2। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का यूज कर रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग लिख सकते हैं दैट F12 is equal to minus F21, F12 is equal to minus F21। तो इसमें मैग्नीट्यूड सेम था, बस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, बस फोर्स की क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग लिखेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। तो इसमें लिख देते हैं 10 कूलॉम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 10 कूलॉम्स लॉ obeys Newton's third law of motion। This is the Coulomb's law in the vector form। तो इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि जो कूलॉम फोर्स है, मतलब कि चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर आप एक चार्ज को दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में कहीं पर लेकर के जा रहे हैं, उसको उठा करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेकर के जा रहे हैं, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी।
तो कंजर्वेटिव फोर्स, पहला पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स, कूलम फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा, ये कूलम्स लॉ है या कूलम फोर्स जो हम कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ उनके लिए करते हैं जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं, जो चार्जेस रेस्ट में होंगे। और अगर जो चार्जेस मूविंग है, अगर वो चार्ज मूविंग होंगे तो मूविंग चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा और साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा। तो मूविंग चार्जेस के लिए हम लोग कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये लॉ हम सिर्फ तब अप्लाई करेंगे जब क्या होगा, दो पॉइंट चार्जेस होंगे और वो दोनों कैसे होंगे, स्टेशनरी होंगे, रेस्ट में होंगे। इसके अलावा भी मैंने आपको एक पॉइंट अभी बताया कि ये जो कूलम्स लॉ है ये क्या करती है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करती है। मतलब कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, जो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे लगाते हैं वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं। ओके, और कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। जो ये कूलम फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें वो कौन सी लॉ को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। क्योंकि हम लोग डिवाइड बाय क्या लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा, इसके बाद ये जो कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है मतलब सेंटर टू सेंटर काम करेगा। दो पॉइंट चार्ज है या कोई ऑब्जेक्ट भी है तो हम उनको ऐसा मानते हैं कि वो पॉइंट चार्जेस है। तो सेंटर टू सेंटर ये फोर्सेस काम करते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी सेंट्रल फोर्स है। एक ऑब्जेक्ट के पास है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी मास है, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वो भी सेंटर टू सेंटर ही वर्क करता है। क्योंकि हम लोग रोटेशनल चैप्टर में ये स्टडी करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जहां पर उसका पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। तो उसी तरह से हम ये मानते हैं कि पूरा चार्ज एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसी के बेसिस पर हम लोग पॉइंट चार्ज के थ्रू क्या करते हैं, कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। कूलम्स फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये स्टार्ट होता है 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज से लेकर के 10 टू द पावर 18 मीटर की रेंज तक होता है। 10 टू द पावर -15 मीटर मतलब कि न्यूक्लियर रेंज होगी, न्यूक्लियस की रेंज होगी। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसकी रेंज 10 टू द पावर -15 मीटर से 10 टू द पावर 18 मीटर तक हो सकती है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लंबी दूरी तक काम कर सकता है ये फोर्स। ओके, तो ये हुआ इसके कूलम्स लॉ के बारे में। अब इसमें एक प्रिंसिपल आएगा सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द मल्टीपल चार्जेस। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये पता लगाएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना वीक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा कूलम ये ग्रेविटेशनल फोर्स से। देखिए क्वेश्चन में ये बताया गया कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है ये इस पे। तो ये जो आपको ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स आपको कैलकुलेट करना है और बताना है कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो होगा, ये इसके पास मास है, प्रोटॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है। तो अगर दोनों के पास मास है तो दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालना है। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का, फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ Fe से। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस आपको बता रखी है 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। तो इसको पुट करते हैं वैल्यू, इसको K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Feq लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है। Q1 पहला चार्ज क्या है इसमें, प्रोटॉन का चार्ज। दूसरा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ पे लिखेंगे द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू
10 टू द पावर -19, दोनों चार्ज सेम ही होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम होता है, मास अलग होता है। डिस्टेंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हाइड्रोजन एटम की रेडियस लिखी जाएगी, वही डिस्टेंस होगी 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं और पावर्स को अलग कर देते हैं। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 5.3 और इसका स्क्वायर है, दिस विल बी 5.3 इंटू 5.3, ये आ जाएगा। अब पावर्स को सॉल्व करते हैं। पावर्स देखिए कौन कौन सी हो रही है यहाँ पे। सबसे पहली बात -19 -19 -38, ये -19 कितना हो जाएगा -38। ये 10 टू द पावर 11 है और इसका स्क्वायर है, 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर करोगे आप तो हो जाएगा 10 टू द पावर -22। ये -22 को अपस्टेयर्स में लेकर के आओगे तो +22 हो जाएगा। और यहाँ पर एक पावर और है प्लस में 9, और ये 10 टू द पावर -22 ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर +22 हो जाएगा। 22 + 9, दिस विल बी 31। सो -38 + 31, इट विल बी -7। तो इन सब पावर्स को हमने सॉल्व करके लिख दिया 10 टू द पावर -7। -19 -38 होगा, ये 10 टू द पावर -22 स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो -22 आएगा, ऊपर जाएगा तो +22, 22 + 9 31, 10 टू द पावर -7। अब ये पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। 16 इंटू 16 स्क्वायर होता है 256, 9 इंटू 256 डिवाइड बाय 53 इंटू 53, 53 इंटू 53 करेंगे, दिस विल बी 2809, 53 का स्क्वायर होगा 2809। 9 इंटू, अच्छा इसमें 10 टू द पावर -7 भी लिखेंगे, 9 इंटू 256, दिस विल बी 2304 डिवाइड बाय 2809 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को मैं लिखता हूं। 2304 को 2809 से डिवाइड करना है, इससे आप डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 0.82। देखो डिवाइड वाला नंबर बड़ा है तो आंसर जो है 1 से छोटा आएगा, दिस विल बी 0.82 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 8.2 इंटू 10 टू द पावर -8। पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर 1 कम कर देंगे, तो मैंने इसको राइट साइड में शिफ्ट किया, पावर 1 कम कर दी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ये फोर्स होता है। अब उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लिख देते हैं, फॉर्मूला इज G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। मास क्या है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, वो मासेस लिखने हैं हमें। पहला जो पार्टिकल है वो है प्रोटॉन, जी की वैल्यू पुट करते हैं, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनके बीच की डिस्टेंस जो हाइड्रोजन एटम की रेडियस है वही तो डिस्टेंस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वो डिस्टेंस है 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी दिस वन। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं पहले। 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.1 डिवाइड बाय 5.3 इंटू 5.3, और पावर कितनी आ जाएगी -31 -27 और -11, इसको ऐड कर देंगे, पावर हो जाएगी -69। -31 -27 -11, दिस इज द -69, और 10 टू द पावर -22 अपस्टेयर्स में जाएगा तो +22 हो जाएगा, सो दिस विल बी द +22। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और ये आएगा -47। तो इन सारी पावर्स को सॉल्व करके लिख देंगे 10 टू द पावर -47।
इनको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, पॉइंट हटाने तो पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। ओके 53 इंटू 53, अभी हमने इसको सॉल्व किया था। 53 इंटू 53 2809, तो यहाँ पे लिखेंगे 28.09। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 101.8 समथिंग, 101.36 इंटू 10⁻⁻47, और इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 101.36 और डिवाइड बाय 28.09। इसको जैसे ही डिवाइड करोगे आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है चार्जेस के बीच में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, और वो वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। दोनों को डिवाइड करके हम कंपैरिजन कर देंगे कि दोनों के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा फोर्स कम है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं। यहां लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इस कैलकुलेशन का। नेक्स्ट एक दो स्टेटमेंट बाकी है, तो आप सॉल्व करके देख लेना, ये रेशियो निकालो।